ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का अंदर भी सब कोई पढ़ चुके हो, तो आज का क्लास में थोड़ा बहुत सोच लो कि उसका रिवीजन जैसा हो जाएगा। उसके बाद कुछ हल्का फुल्का नया टॉपिक भी हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्लास 11 में जो है उस चीज का ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का तो पढ़ाई भी क्लास 11 का ही होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या हो गया हमारा कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम किसको बोलते हैं? कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब हम दो एक्सिस ड्रॉ कर देंगे ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, ये जो बोर्ड हमारा अभी एक प्लेन बन चुका है। द बोर्ड बिकम्स ए प्लेन, जो प्लेन को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसका पहले बोर्ड तो अपना था जो है, लेकिन जैसे ही हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए तो ये बोर्ड जो है ना एक प्लेन में कन्वर्ट हो चुका है। इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। ये बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, दिस बोर्ड बिकम्स एक्स वाई प्लेन। ऑलराइट, ये बोर्ड हमारा एक्स वाई प्लेन हो चुका है। ठीक है, अब ये दोनों एक्स वाई प्लेन सॉरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर गए, ये पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो ये हो गया O, जो कि हमारा ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन को हमेशा हम O नाम से जानते हैं, बाकी किसको क्या नाम से जानते हैं अलग बात है। तो ओरिजिन को हमेशा O नाम से जानते हैं। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड, एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड, y का पॉजिटिव साइड और y का नेगेटिव साइड। अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब टुवर्ड्स राइट हैंड साइड जाएंगे, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। एनीवे, अगर हम बात करें एक्स एक्सिस का ऊपर, अगर हम एक्स एक्सिस का बात करें तो सॉरी क्वाड्रेंट होने का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कन्वर्ट हो जाने का बाद हमारा जो हो गया ना, चार क्वाड्रेंट में कन्वर्ट हो चुका है। ये चार क्वाड्रेंट में जो पहला क्वाड्रेंट है, वो क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। उसका पहले एक बात जान के रखो कि हम अगर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं इस प्लेन का ऊपर, एक्स वाई प्लेन का ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स कोमा वाई में, जिसमें कि एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स को बोलते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। और एक अलग नाम हम इसको जानते हैं, मतलब देते हैं, क्या नाम होता है? एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ऐसे ही जो y है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑर्डिनेट। तो हमारा कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन का ऊपर बात करते हैं, तो उसका पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे, तो पॉइंट को एक्स वाई में डिनोट करते हैं, जिसमें कि एक्स को एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और वाई को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। ठीक है, अगर हम ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमारे पास चार क्वाड्रेंट आ चुका है। तो पहला क्वाड्रेंट का अगर बात करेंगे ना, तो ये क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, एक्स और वाई दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है। ये क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। जैसे x, y पॉइंट होता है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? x नेगेटिव और y नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? x पॉजिटिव और y नेगेटिव। क्योंकि ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करके पता चल गया है। अगर हम एक्स एक्सिस का ऊपर बात करें, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो उसका y का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये वाला पॉइंट का बारे में बात करता हूं, तो दिस पॉइंट विल बी 4,0। यहाँ पे x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 0 हो गया। ऐसे अगर मैं इस तरफ एक पॉइंट बात करूं, ये पॉइंट हमारा -4,0 हो जाएगा। y की तरफ बात करूंगा तो ये 3,0 नहीं, x आएगा पहले, x0 y3। ऐसे ही अगर मैं नीचे आ जाऊंगा तो ये वाला पॉइंट को हम लिख सकते हैं क्या? 0,-3। तो x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है हमेशा, y एक्सिस में हमेशा x का वैल्यू 0 होता है। और ये ओरिजिन है, ओरिजिन में x का भी वैल्यू 0, y का वैल्यू भी 0। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। एनीवे, ये हमारा हो गया क्या? कोऑर्डिनेट्स
ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जब हम बोलते हैं तो उसमें एक्स और वाई दोनों लेते हैं, एक्सिस आर ऑर्डिनेट। अब हम आज का क्लास में पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने वाले हैं, सेक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं और एक ट्रायंगल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होता है उसका बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो ऑलरेडी यू हैव रेड दिस थिंग्स। ये क्लास 8 या 9 या 10 पढ़ा होगा कि अगर दो पॉइंट है, दो पॉइंट में डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और हम दो पॉइंट इसका ऊपर ले लेते हैं कहीं पे भी, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया और क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। ये पॉइंट हमारा x1, y1 है और ये पॉइंट हमारा x2, y2 है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा x2, y2 है। तो ये दोनों को ज्वाइन करोगे तो हमको लाइन मिला और लाइन का जो डिस्टेंस है या फिर लेंथ है बोल लो, दैट लेंथ इज x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ये सब पहले पढ़ा हुआ है तो इसको समझाने का मतलब टाइम क्यों वेस्ट करें, तो हम सबको पता है कि ये फार्मूला कैसे बना है, ठीक है ना। तो आई एम लिविंग दिस वन, जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला, जो पहले से जानते हो एक बार खाली रिवाइज हो गया। अगर हम इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं xy प्लेन का ऊपर और उस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस निकलता है क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और साथ में इसका रूट ओवर। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का रूट ओवर हो गया क्या, कोई भी पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस, खत्म। अब अगर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं उसका डिस्टेंस अगर x एक्सिस से पूछूं तो वो कितना है। जैसे मान लेते हैं मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया x1, y1, तो इसमें x का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो 3 ले लेता हूं और y का वैल्यू नेगेटिव आता है तो मान लेते हैं -4 ले लेता हूं। और हमको सवाल में बोला है या फिर हम अगर जानना चाहते हैं कि ये पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा x एक्सिस का ऊपर। जब मैं x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा तो मेरा परपेंडिकुलर यहाँ हो गया ऐसा, तो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना पूछा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस फार्मूला, ना कि मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, ये जो डिस्टेंस है कैसे लिखूंगा, इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो ले लूंगा, साथ में उसका मॉड ले लूंगा। तो y1 का मॉड, कोई भी पॉइंट x1 y1 से अगर x एक्सिस का डिस्टेंस x देख रहे हो तो उस पे y1, x देखोगे तो y हो जाएगा, इससे y देखोगे तो x1 हो जाएगा। अगर y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना पूछा है तो y एक्सिस इसका डिस्टेंस ये होता है, ये हमारा इसका डिस्टेंस y एक्सिस से होता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, x1, ठीक है ना, ये डिस्टेंस हमारा x1 हो गया। क्लियर? सो दिस इज 3, दिस इज 4। ये हमारा डिस्टेंस निकालने का तरीका हो गया। ये पढ़े हुए ऑलरेडी, ओके, थोड़ा याद दिला दिया। इस पॉइंट को थोड़ा याद रखना जल्दी से करने के लिए, नहीं तो ऐसे कर सकते हम लोग पूरा जल्दी से करने के लिए। पॉइंट का देखा, x एक्सिस का डिस्टेंस y1 लिख लिया और नेगेटिव आएगा तो उसका मॉड दे दो। x एक्सिस से डिस्टेंस y1 लिख दिया, y एक्सिस से डिस्टेंस x1 लिख दिया, उसका मॉड, ठीक है। चलो अब हम एक छोटा सा सिंपल सा सवाल करते हैं जो अभी हम पढ़े उसका ऊपर यूज करके। सिंपल सा सवाल, सबको आराम से कर सकते हो इसको, है ना। तो सवाल क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 3, -4। 3, -4 हो गया हमारा पॉइंट। ये पॉइंट को मैं x1, y1 मान लेता हूं। इसका डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, पहला बिट बोला है इसका डिस्टेंस निकालो, कहां से, x एक्सिस, distance from x axis, distance from x axis, x axis से इसका डिस्टेंस कितना है, तो y देखेंगे, उसका मॉड ले लेंगे। y हमारा -4 है तो -4 का मॉड ले लेता हूं, इट बिकम्स 4। ये हमारा y एक्सिस से डिस्टेंस हो गया, x एक्सिस से। बिट b हो गया हमारा क्या, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, जो कि इसका x कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट हमारा 3 है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसमें मॉड देने का कोई मतलब नहीं है। और बिट c बोला है कि डिस्टेंस
फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16 इसका रूट ओवर। 9 प्लस 16 होता है 25 और 25 का रूट ओवर हो गया हमारा कितना 5, so it will be root over of 25 जो कि हमारा हो गया क्या 5। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। समझने वाला चीज तो कुछ नहीं था, पर आसान सा था चीज था। अगला सवाल देखो क्या बोला है, फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो हमारे पास दो पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट में से इक्विडिस्टेंस है, मतलब सेम डिस्टेंस में है। x एक्सिस का ऊपर एक पॉइंट खोजो जो कि ये दोनों में से सेम डिस्टेंस में है। तो x एक्सिस का ऊपर पॉइंट हम सबको पता है कि y का वैल्यू x एक्सिस का ऊपर का हर पॉइंट का y का वैल्यू 0 होता है। तो अगर हम वो पॉइंट को ऐसा ले लेते हैं, लेट द पॉइंट B हम P ले लेते हैं, है ना, और P का वैल्यू क्या है अल्फा कोमा 0, क्योंकि x एक्सिस का ऊपर पॉइंट है तो इसका y का वैल्यू 0 होगा, s का वैल्यू अल्फा होगा। तो x एक्सिस का ऊपर का ये पॉइंट हो गया। अभी हम अल्फा का वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा काम बन गया। अब अल्फा वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन क्या दिया है कि इसका डिस्टेंस इससे और इससे सेम है। ये पॉइंट को मान लेते हैं a ले लेता हूं मैं, वो पॉइंट जो है दैट इज a सपोज 5,9, और ये पॉइंट को b ले लेता हूं मान लेते हैं, है ना, हमको b का वैल्यू दिया है कितना -4,6। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का हिसाब से हमको क्या बोला है कि PA इज इक्वल टू PB। PA और PB दोनों का वैल्यू सेम है क्वेश्चन का हिसाब से। तो देखते हैं, PA डिस्टेंस फॉर्मूला डालते हैं, P और ये PA डिस्टेंस फॉर्मूला, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। जब PA लिखते हैं, ये x1 y1 ये x2 y2, तो फॉर्मूला बोलता है क्या, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, मतलब 5 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया, 5 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 होल स्क्वायर, और साथ में ये रूट ओवर भी रहेगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देख लेते हैं, PB हो गया हमारा क्या, अभी जब PB करेंगे तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला डालेंगे तो -4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये बन गया हमारा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और साथ में इसका रूट ओवर, ये हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। तो लेट मी स्क्वायर इट, 25 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 81 इज इक्वल टू 16 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 36। तो यहां से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारा -10 अल्फा है, a इसको इधर ले लेते हैं, -10 अल्फा उधर चले गया तो 18 अल्फा हो गया। सो दिस इज 18 अल्फा दिस साइड। अगर मैं इस साइड आ जाऊंगा तो कितना हो रहा है, 81 प्लस 25 106 हो रहा है। 106 से ये जाएगा कितना 52, 106 से अगर 52 जाएगा तो इट इज गिविंग मी 54। तो ये अल्फा इज इक्वल टू 3, इसका मतलब P पॉइंट जो है हमारा 3,0 हो गया। आई होप सारे को ये सवाल समझ में आया, ये सुन लो। वेरी गुड, चलो अब अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। थोड़ा देर में इसको कर, अच्छा ठीक है, अभी मैं बता भी देता हूं। सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are these। एक ट्रायंगल का सर्कमसेंटर क्या होता है, तो उसके लिए पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट मी ड्रॉ ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हो गया, इसका सर्कमसेंटर एक ऐसा पॉइंट है, इसका एक सर्कमसेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां से कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस
तीनों सेम होता है। ये ट्रायंगल का नाम मान लेते हैं एबीसी है, इसका नाम ए है, बी है और सी है। और ये जो है सर्कम सेंटर, इसका नाम मान लेते हैं, क्या लिख लेता हूं मैं, पी लिख लेता हूं फिर से। तो अगर P सर्कम सेंटर है तो P से A का डिस्टेंस, P से B का डिस्टेंस और P से C का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC हो जाएगा अगर ये सर्कम सेंटर है तो क्वेश्चन का हिसाब से इफ P इज द सर्कम सेंटर हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन नहीं, हम अगर लिखेंगे इफ P इज द सर्कम सेंटर, if P is the circumcenter, then PA is equal to PB is equal to PC। ये हमारा हो गया, PA is equal to PB is equal to PC। ठीक है, अब ये पॉइंट लिख लेता हूं मैं, क्या दिया है 3, B पॉइंट हमारा कितना है 4, 5 और C पॉइंट कितना है -6, 5। ये हमको दिया है। P को हमको निकालना है। लेट मी राइट दिस पॉइंट एज अल्फा, बीटा। तो अगर अल्फा और बीटा निकाल देता हूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो सर्कम सेंटर निकालने का तरीका देखते हैं। PA और PB को इक्वेट कर लेते हैं। If PA is equal to PB implies PA square is equal to PB square हो गया। अब हम रूट ओवर नहीं डालेंगे। फिर PA निकालने का तरीका 3 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर -2 माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। 3 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। This is PA square is equal to PB square, PB। तो 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये हमको मिल गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। So 9 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 4 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 16 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 25 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा। यहां से हमारा कैंसिल हो गया क्या क्या, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर कैंसिल। अब हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा अल्फा और बीटा में। लेट अस सी दैट इक्वेशन क्या होता है। 6 अल्फा यहां से, 8 अल्फा यहां से आया, 2 अल्फा हो गया ये 2 अल्फा। फिर बीटा देखते हैं, 4 बीटा यहां से 10 बीटा आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 14 बीटा इज इक्वल टू नंबर कितना आता है देख लेते हैं। 16 प्लस 25 हो गया 41 और इधर से चले गया 9 प्लस 4 13। 41 में से 13 जाएगा तो आ जाएगा, मुझे लगता है 28 आ रहा है। सो इट इज 28। तो यार 2 में कैंसिल करेंगे तो अल्फा प्लस 7 बीटा इज इक्वल टू 14 एंड लेट मी राइट इट एज इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब PA को PB का साथ इक्वेट करके इक्वेशन निकाले। PA को PC का साथ इक्वेट करेंगे या फिर PB को PC का साथ इक्वेट करेंगे, इक्वेशन मिलेगा दूसरा। चलो मैं अभी दूसरा इक्वेशन लिखता हूं। इफ PA is equal to PC implies PA का स्क्वायर is equal to PC का स्क्वायर। ये स्क्वायर करते ही हमारा रूट ओवर नहीं आएगा डिस्टेंस फार्मूला में। PA का स्क्वायर PA निकाल चुके हैं, 3 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PC का स्क्वायर। PA है CA है, तो -6 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये हमको देखना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो दूसरा वाला इक्वेशन आ जाएगा अभी हमारा
9 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा, 4 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा। 9 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 4 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 36 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा और 36 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा और 25 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा, ये हमारा हो गया। अब यहां से हम कैंसिल कर लेते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और उसके बाद हम इक्वेशन बनाते हैं अभी क्या अल्फा और बीटा में, देखते हैं क्या मिलता है इक्वेशन। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा क्या हमारा माइनस 6 अल्फा, यहाँ से माइनस 12 अल्फा आएगा तो माइनस 18 अल्फा हो जाएगा, तो माइनस 18 अल्फा। फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा प्लस 10 बीटा, तो प्लस 14 बीटा हो गया इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा हमारा 61 और इधर से जाएगा कितना 30 लेंगे, 61 माइनस 13 कितना होता है 48 हो रहा है 48। तो इसको अगर मैं 2 में कैंसिल कर लेता हूं फिर से, तो इट इज कमिंग माइनस 7 अल्फा माइनस 9 अल्फा, इनफैक्ट माइनस 9 अल्फा प्लस 7 बीटा इज इक्वल टू दैट इज योर व्हाट 48। 2 में कैंसिल किया ना 24, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या था अल्फा प्लस 7 बीटा इज इक्वल टू 14, अल्फा प्लस 7 बीटा इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 1 था। चलो दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या चीज कैंसिल हो रहा है माइनस करने से हमारा कैंसिल हो रहा है बीटा, तो 10 अल्फा का वैल्यू निकल के आ जाएगा फिर, तो माइनस कर रहा हूं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये हमारा माइनस हो गया। अब हमको मिला क्या फिर बीटा कैंसिल हो गया, माइनस 10 अल्फा इज इक्वल टू 14 नहीं 10, तो अल्फा का वैल्यू आ गया हमारा -1। अब अल्फा का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट करेंगे तो बीटा मिलेगा। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करने से -1 प्लस 7 बीटा इज इक्वल टू 14 आ गया, बीटा का वैल्यू आ जाएगा 15/7। इसका मतलब हमारा जो सरकम सेंटर है वो मिला कितना -1, 15/7। तो सरकम सेंटर निकालने का तरीका सबको पता चल गया। सरकम सेंटर को P लोगे, फिर PA, PB, PC इक्वेट करोगे, 2 बार करोगे तो 2 इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। ये भी पढ़ चुके हैं पहले। सेक्शन फार्मूला क्या है, एक लाइन है, ये लाइन को अगर एक पॉइंट और इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं पॉइंट इसका ऊपर है, लाइन का ऊपर एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट अगर लाइन को डिवाइड करता है कुछ रेशियो में, सपोज ये पॉइंट हमारा एंड पॉइंट जो है ना x1 y1 आ गया और x2 y2 आ गया, और हमारा जो लाइन का ऊपर में एक और पॉइंट है जो कि इसको इंटरनली मतलब इसका बीच में एक पॉइंट है, बीच में बोलने से मिडिल नहीं इन बिटवीन है, ये दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन मिला AB लाइन मिल गया हमको। AB का ऊपर एक और पॉइंट है, वो पॉइंट मान लेते हैं हमारा क्या है, ये पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट P हो गया। तो P जो है ना AB को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। P AB को अगर m/n रेशियो में डिवाइड करता है तो फिर P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्रॉस होता है, m into x2 plus n into x1 by m plus n and m into y2 plus n into y1 by m plus n, mx2 plus mx1 by m plus n, my2 plus my1 by m plus n। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया by m plus n। ठीक है, राइट ना, ओके। अगर ये पॉइंट को m/n ना लेके कभी कभी हम Km में भी लिखते हैं m/n इज इक्वल टू
k, तो इसको हम k:1 भी लिखते हैं कभी कभी। जब हमको फाइंड द रेशियो पूछता है तो हम k:1 लिखते हैं, तो उस समय क्या हो जाएगा फिर k into x2 plus 1 into x1, that is kx2 plus x1 by k plus 1, और k into y2 plus 1 into y1, that is ky2 plus y1 by k plus 1। ये पॉइंट इंटरनली ना हो क्या अगर एक्सटर्नली होता। एक्सटर्नली का क्या मतलब है? एक्सटर्नली का मतलब है कि ये हमारा लाइन हो गया और इस लाइन का बाहर में हमको एक पॉइंट देखना है। इस लाइन का बाहर में हमको एक पॉइंट देखना है, ये बाहर में, ओके ना, यहाँ पे नहीं है पॉइंट, बाहर में है पॉइंट, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट हमारा हो गया ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ये हमारा ए है, ये बी है और ये हमारा पी है। तो पी जो है ना इसको m/n में 3 डिवाइड करता है, मतलब a से स्टार्ट करके p तक पहुंचोगे m हो गया, b से स्टार्ट करके p तक पहुंचोगे तो n हो गया। तो ये हमारा m है और ये हमारा n है, m/n रेशियो, ठीक है। तो इन दैट केस हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बीच में माइनस हो जाता है, m into x2 minus n into x1 by m minus n, फिर m into y2 minus n into y1 by m minus n। So that is how actually we are getting। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अगर बाई चांस ये मिड पॉइंट हो जाएगा, इंटरनली का बात कर रहा हूं, एक्सटर्नली में तो मिड पॉइंट नहीं हो पाएगा, इंटरनली का बात कर रहा हूं, मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये रेशियो हमारा m/n का बजाय 1:1 हो जाएगा। तो n का जगह में 1, n का जगह में 1 डालेंगे, यहाँ पे m और n का जगह में 1 डालेंगे, तो इट इज x2 और यहाँ पे x1, यहाँ पे 2, तो x1 plus x2 by 2 हो गया, y1 plus y2 by 2 हो गया। मतलब मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2, ये हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली, एक मिड पॉइंट, इंटरनली, एक्सटर्नली, मिड पॉइंट, दैट्स ठीक है। लेट मी टेल यू, जब हमको बोलता है रेशियो निकालो, फाइंड द रेशियो, अगर गिवन है अलग बात है, गिवन का क्वेश्चन तो बहुत किया हो गया क्लास 9-10 का अंदर। अगर यहाँ पे हमको फाइंड द रेशियो इन व्हिच दिस ऐसे करके कुछ पूछ लेता है, तो वहां पे हम लोग m/n ना लेके k:1 लेंगे। ऐसे m/1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट k:1 में क्या होता है, हमको k निकालना होता है। m/1 करने से हमको m/n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इट्स बेटर टू फाइंड k इन प्लेस ऑफ m/n, सो दैट इज व्हाई हम k:1 लेके करेंगे। चलो अब देखते हैं कि एक सवाल करके क्या है हमारा सवाल। एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन हम एक दिए, इसमें 3 बीट है, मतलब 3 सवाल है, सोच लो। क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, बीट ए हो गया x एक्सिस, बीट बी हो गया y एक्सिस, बीट सी हो गया ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। हम चाहेंगे तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th में ऑब्वियसली ग्राफ ड्रॉ किया गया होगा, ax plus by plus c is equal to 0 का, x0 y1 x y0 x1 ऐसे करके वैल्यू लेके निकालते हैं। सॉरी, x0 y का वैल्यू निकालो, y0 x का वैल्यू। ओके, ये आएगा तो बात करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हम इसको थोड़ा फील लेने के लिए क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ड्रॉ करना आसान है, कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं। 2, -3 मतलब 4th क्वाड्रेंट का पॉइंट है, 2, -3, ये 2 है, ये -3 है, तो पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। और एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, 5,6 है, तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं 2, -3, ओके। और एक पॉइंट हो गया 5,6, 5,6 यहाँ पे 5 y 6, यहाँ पे कुछ पॉइंट हो सकता है। दोनों को ज्वाइन कर दूंगा ना, मेरे पास ये लाइन आ जाएगा, ये हमारा 5,6 हो गया और ये हमारा 2, -3 हो गया। अब इसको ज्वाइन करने से लाइन मिल गया, इस लाइन का नाम सपोज AB हो गया, तो हमको बोला है कि x एक्सिस AB को कौन सा रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। ये देख रहे हो AB, x एक्सिस यहाँ पे कहीं ना कहीं कट किया, तो ये जो पॉइंट हो गया, तो इसको कौन से रेशियो में इंटरसेक्ट किया। तो रेशियो हमेशा जो पहला पॉइंट दिया होगा उसी को x1 y1 मानना पड़ता है,
मतलब हमको इसको ही x1 y1 मानना पड़ेगा। मैं कहीं पे भी किसी को भी x1 y1 नहीं मान सकता। डिस्टेंस फार्मूला में हम पहला को भी मान सकते हैं, दूसरा को भी मान सकते हैं x1 y1, लेकिन इसमें पहला को ही x1 y1 मानना पड़ेगा और दूसरा को ही x2 y2 मानना पड़ेगा, नहीं तो हमारा चीजें ना है गलत निकल के आ जाएगा, x2 और y2। तो a b को जॉइन किया तो ये इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रहा है, तो कौन सा रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है वो पूछ रहा है सवाल। तो मान लेते हैं p पॉइंट में इंटरसेक्ट किया और p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम सबको पता है, x का पता नहीं है क्या है, लेकिन y का तो पता है 0 है, y का पता है हमको 0 है। तो हम पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को थोड़ा समझाने का कोशिश करेंगे। लेट x एक्सिस divides the line joining A, that is 2 minus 3, and B, that is equal to 5 6 in a ratio k:1 at p। मतलब ये k ले लिया मैं, ये 1 ले लिया at p। Therefore ordinate of p is equal to 0। कोई बोलेगा ऑर्डिनेट ऑफ p 0 क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि p x एक्सिस का ऊपर है और x एक्सिस का ऊपर ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अब ऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकालेंगे, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, या फिर मैं बोला हूं क्रॉस करने के लिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, खाली y का ही हम निकालेंगे, x का जरूरत नहीं है हमको सवाल में, तो x नहीं निकालेंगे। k into y2 मतलब 6 implies k into 6 plus 1 into 5 by 1 into minus 3 1 into minus 3 by k plus 1 is equal to 0. This implies k into 6 plus 1 into minus 3 by k plus 1 is equal to 0. तो 6k minus 3 is equal to 0 implies 6k is equal to 3 implies k is equal to 3 by 6 या फिर 1 by 2। तो k का वैल्यू जो है ना 1 by 2 निकल के आ गया, मतलब x एक्सिस इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ये 1 है ये 2 है, मतलब ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट इसे पास में है, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 में है, ये डिस्टेंस 2 है, तो वो पॉइंट दूर में है इससे। हम फिगर किए तो ये तो दिखाई दे रहा पूरा, नहीं करते तो भी हमको अगर रेशियो 1:2 मिला, मतलब ये ए पॉइंट पास में है, बी पॉइंट दूर में है। चलो, जैसे अभी x एक्सिस के लिए निकाले, ऐसे y एक्सिस के लिए निकालते हैं, फिर उसके लिए निकालते हैं ना, फटाफट करते हैं इसको। ये फिगर को देख सकते हो, सबको देख सकते हो ना, इसको y एक्सिस ना इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, कर रहा है क्या y एक्सिस? ऑब्वियसली नहीं कर रहा, लेकिन इस लाइन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा ना, ये लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा ऐसे करके, तो y एक्सिस को ये एक्सटर्नली ये इसका ऊपर जो पॉइंट आया एक्सटर्नल पॉइंट आएगा, एक्सटर्नल पॉइंट आएगा, मतलब यहाँ पे ऑब्वियस बात है जी रेशियो जो है ना वो नेगेटिव में निकलेगा, रेशियो नेगेटिव में निकलेगा। सुनो रेशियो नेगेटिव में मिलेगा। अगर हम यही फॉर्मूला डालते हैं ना, यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम हमेशा डालेंगे, हम नहीं देखने का कोशिश करेंगे कि वो एक्सटर्नली है इंटरनली है, हम इंटरनली वाला फॉर्मूला डालेंगे, इंटरनली वाला फॉर्मूला डालेंगे, लेकिन अगर रेशियो नेगेटिव में आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, वो एक्सटर्नल पॉइंट है। हम इंटरनल वाला फॉर्मूला डालेंगे, लेकिन अगर रेशियो वहां पे नेगेटिव आ जाता है, मतलब k का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, इट इंडिकेट करता है कि वो एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब y एक्सिस उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। समझा मेरी बात? y एक्सिस उसको डिवाइड कर ही नहीं रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। चलो करते हैं अभी इसको, लेट y एक्सिस डिवाइड्स AB, let y axis divides AB
let y axis divides AB at Q suppose in a ratio k:1, फिर से लिखता हूं, बीट तो अलग हो गया, k:1. Let a y-axis divides it at Q in a ratio this one. Therefore क्या होगा, abscissa of Q is equal to 0. This implies abscissa इसीलिए बोला कि y एक्सिस में x का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है. तो abscissa मतलब x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, k into 5 plus 1 into 2, k into 5 plus 1 into 2, sorry हाँ यहाँ पे है, k into k यहाँ पे हो, यहाँ से स्टार्ट होगा रेशियो k:1. हमको उस चीज का ऊपर ध्यान देना नहीं है, हमको इस चीज के ऊपर ध्यान देना नहीं है, हमको k लेना है, फिर x2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है. x2 कौन सा है, सेकंड में जो है ना, k into x2 plus 1 into x1, that's all. k into x2 plus 1 into x1 मतलब k into 5 plus 1 into 2. ऐसे नहीं देखेंगे, इसको k करके नहीं देखेंगे, बस हमारा मन में k रह गया. अगर k देखना है तो k एग्जैक्टली ये है, दिस इज k और दिस इज 1. ये हम सोच के कर रहे हैं जब एक्सटर्नली कर रहे हैं. बट मेरे को फिगर अगर नहीं दिया है तो हम फिगर का हिसाब से नहीं सोच सकते, बस अपना मन ही मन में रखेंगे कि k:1 इसमें डिवाइड किया है, इन्हें रेशियो k:1 में डिवाइड किया है a और b को, तो b हमारा x2 y2 हमेशा होगा, है ना. तो देयरफॉर k into x2 का वैल्यू हमारा आ गया 5 प्लस 1 into x1 का वैल्यू आ गया 2 by k plus 1 is equal to 0 हो गया. तो इसको हम लिख सकते हैं भी क्या, 5k plus 2 is equal to 0 implies 5k is equal to minus 2 implies k is equal to minus 2 by 5. k is equal to minus 2 is to 5 हम बोल सकते हैं. तो हम बोलेंगे क्या, therefore y axis divides AB in a ratio minus 2 is to 5. ऐसा लिखेंगे या फिर ऐसा लिखेंगे, y axis divides AB in a ratio 2 is to 5 externally, 2 is to 5 externally. इसका मतलब अगर हमारा बात ये हो गया कि रेशियो माइनस पे लिखते हैं, वो ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर देता है कि एक्सटर्नली है. लेकिन रेशियो अगर प्लस पे लिखते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि वो एक्सटर्नली है इंटरनली है, तो उसको इंटरनली ही मानना पड़ेगा, एक्सटर्नली पता नहीं चलता है. तो 2 is to 5 लिखोगे तो एक्सटर्नली, माइनस 2 is to 5 लिखोगे तो खत्म, वो एक्सटर्नली पता चल गया. आ गया समझ में सबको ये सब. अब हम तीसरा बीट करते हैं. तीसरा बीट में हम क्या करते हैं, हमको पता नहीं है क्या है, हम सोच लेते हैं कि ऐसा लाइन है और ये दूसरा वाला लाइन हमारा ऐसा है. दूसरा वाला लाइन बोलने से वो दोनों को ज्वाइन करने से जो रहेगा तो ऐसा है. तो लाइन एग्जैक्टली मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूं x एक्सिस y एक्सिस में, जस्ट ऐसे कर रहा हूं. तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 5,6, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, क्या हो जाएगा हमारा 2,-3, और ये हमारा लाइन का इक्वेशन जो है ना वो क्या है, 2x 3y - 1, 2x plus 3y minus 1 is equal to 0. ये हमको दिया है, ठीक है. ऑलराइट, ये हमको दिया है. तो सवाल में हमको ये दिया है, ये हमारा बिट सी है, बिट सी, ठीक है. तो कैसे करेंगे, स्टार्ट ऐसे करेंगे, लेट द लाइन दिस वन. अच्छा, ये लाइन अगर एग्जैक्टली मैं ड्रॉ करूंगा ना, एग्जैक्टली अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा लाइन. ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया,
तो इसमें एग्जैक्टली ड्रॉ करने के लिए x 0 पुट कर लो, y का वैल्यू निकल रहा है 1/3 और y 0 पुट कर लो, x का वैल्यू निकल रहा है 1/2। तो 1/3 और 1/2 ये कुछ ऐसा आएगा राइट। यहां से यहां तक हमारा 1/3 हो गया, ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस हमारा 1/3 हो गया और ये डिस्टेंस जो है हमारा 1/2 हो गया। तो ये जो लाइन हो गया 2x + 3y - 1 is equal to 0। एग्जैक्ट अगर ड्रॉ करेंगे तो इट इज कमिंग लाइक दिस, ओके। बट हम नहीं ड्रॉ करना चाहते। अगर x एक्सिस y एक्सिस नहीं ड्रॉ किया हो ना, लाइन कैसा भी करो चलता है, पॉइंट भी कैसा भी करो चलता है, बट वंस x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लोगे तो लाइन को ढंग से करना पड़ेगा। x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करोगे तो लाइन को ढंग से करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मेरा x एक्सिस नहीं है, y एक्सिस नहीं है, तो मैं उसी लाइन को जो ऐसा दिखता है उसको ऐसे कर लिया, और ये दो पॉइंट कहीं पे भी दिख सकता है, हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइंग x एक्सिस y एक्सिस। जब x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ हो गया मतलब एग्जैक्टली हमको ड्रॉ करना पड़ेगा चीजें, लेकिन एग्जैक्टली चीजें हम ड्रॉ करना नहीं चाहते हैं, पूरा विजुअलाइज नहीं करना चाहते, तो जस्ट रफ विजुअलाइजेशन करेंगे, तो हम x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ पे नहीं ड्रॉ हुआ है तो उसी लाइन को जो कि ऐसा दिखता है एग्जैक्टली, तो उसको हम ऐसे लिख लिए। चलो फिर इसको हम p q लिख लिए, तो इसको r लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं क्या, let 2x + 3y - 1 is equal to 0 - 1 is equal to 0 intersect the line joining A and B at R in a ratio k:1। ये A है, ये B है, ये हम k:1 कर दिए। तो फिर सेक्शन फॉर्मूला डाल देते हैं, k × 5 1 × 2 पूरा लिखेंगे अभी, है ना। अभी इसमें x भी लिखना पड़ेगा, y भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कोई एक चीज जीरो नहीं हो रहा है ना। उसमें x एक्सिस में y जीरो हो रहा था, y एक्सिस में x जीरो होता है, इसमें तो कोई भी चीज जीरो नहीं हो रहा, तो इसलिए इसमें दोनों लिखना पड़ेगा। सो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5k + 2 / k + 1 फिर 6k - 3 / k + 1। मैं सही तो लिखा ना, 5k + 2 / k + 1 6k - 3 / k + 1, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, मतलब इसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। as r lies on the line 2x + 3y - 1 is equal to 0, therefore 2 × 5k + 2 / k + 1 plus 3 × 6k - 3 / k + 1 - 1 is equal to 0। ये हमारा बन गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। implies 10k + 4 + 18k - 9 - k - 1 / k + 1 is equal to 0 implies 28k नहीं 27k आ गया, माइनस नहीं इधर चले जाएगा, बाकी सब 9 + 1 10 हो गया, इधर से 6 हो गया, is equal to 6। This implies k is equal to 6/27। अगर इसको 3 में काटेंगे तो इट इज कमिंग 2/9। क्या सबको समझ में आ गया? यस और नो? तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए कि एक्स एक्सिस कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है, वाई एक्सिस कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है, और वो पॉइंट कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है।
ये तो हमारा बन गया। डायरेक्ट मतलब करने का तरीका क्या हुआ। अगर मैं इसको डायरेक्टली करना चाहूंगा कोई शॉर्टकट लेके तो क्या होगा। अगर मैं इसको शॉर्टकट एक ये यूज करके करूंगा तो शॉर्टकट में वो क्या होगा, तो मैं लिख देता हूं, उसको नोट कर लेना है। शॉर्टकट ओके, द लाइन जॉइनिंग x1 y1 and x2 y2 is divided by we take x axis in a ratio, तो x एक्सिस को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है, कुछ ना करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। माइनस y1 is to y2 माइनस y1 is to y2 x एक्सिस का बात करें तो। y एक्सिस बात करेंगे तो y एक्सिस इन ए रेशियो, y एक्सिस कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है, ये हो जाएगा माइनस x1 is to x2 माइनस x1 is to x2। x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। अब एक लाइन जो लिखे तो वो वाला लाइन अगर आएगा तो बिट सी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इन ए रेशियो, कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है, इज कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है, माइनस इस कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c बाय ax2 प्लस by2 प्लस c। मतलब डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे अगर हमको सवाल में जो दिया है उसको यूज करेंगे, ये सवाल तो x एक्सिस कौन से रेशियो में डिवाइड किया है, माइनस ऑफ -3 माइनस y1 is to y2 माइनस ऑफ -3 मतलब 3 is to 6 हाफ, देख सकते हो यहां हाफ निकला है। y एक्सिस कौन सा रेशियो में डिवाइड किया, माइनस x1 is to x2 माइनस 2 is to 5, तो यहां पे देख सकते हो ये माइनस 2 is to 5 निकला। और अगर लाइन का बात करेंगे तो अगर लाइन कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे सीधा एक बार 2 - 3 पुट कर देना है और एक बार 5 6 पुट कर देना है, तो यू विल गेट द रेशियो। आई होप सारे को ये शॉर्टकट जो है याद हो जाएगा। ये शॉर्टकट याद करोगे तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जो है फटाफट कर सकते हैं, इसको अगर याद रखोगे तो। आया समझ में सबको? यस तो नो जल्दी से बता दो मेरे को। तो ये चीज को याद रख सकते हो, ये शॉर्टकट हो गया, ठीक है। चलो, the midpoints of the sides of a triangle are this one, find the coordinates of the vertices of the triangle। हमको एक सवाल दिया है, क्या एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसका मिड पॉइंट जो है ना दे दिया है, मतलब ये पॉइंट हमको दे दिया है, ये पॉइंट हमको दे दिया है और ये पॉइंट हमको दे दिया है। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1,3 है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा कितना 4,7 है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा 2,9 है। ट्रायंगल का नाम ABC है, ट्रायंगल का नाम ABC है और हमको बोला है कि ये वाला पॉइंट D है सपोज, ये वाला पॉइंट हमारा E है सपोज और ये वाला पॉइंट हमारा F है। दिस पॉइंट इज F। सो ये 3 पॉइंट हमको दे दिया है और ये मिड पॉइंट बोला है, ये हमारा मिड पॉइंट है A B C। A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 है, B का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2 है और C का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3, y3 है।
तो हमको पूछा ही है x1 y1 x2 y2 x3 y3 कितना है, ठीक है, कैसे निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखो कैसे यूज करते हैं हम उसको। डी हो गया मिड पॉइंट, बी और सी का लिखते हैं। डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC। Therefore, डी पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट दिया है 1,3, वो क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 बाय 2 और y2 प्लस y3 बाय 2। x2 प्लस x3 बाय 2 और y2 प्लस y3 बाय 2 खत्म। तो इससे हमको पता चल गया कि भाई ये x2 प्लस x3 का वैल्यू जो है ना वो 2 हो गया, ये 1 के साथ इक्वेट कर दिया तो x2 प्लस x3 बाय 2 इज इक्वल टू 1, तो x2 प्लस x3 का वैल्यू हो गया 2। लेट मी राइट इट इक्वेशन नंबर 1 एंड y2 प्लस y3 जो है ना y2 प्लस y3 ये कितना बन गया, इतना इज इक्वल टू 3, तो ये बन गया 6 एंड लेट मी राइट इट इक्वेशन नंबर 2। ये हम डी पॉइंट के ले लिए और उसमें से इक्वेशन एक निकाल के लेंगे। अब ई पॉइंट का बारे में बात करते हैं। ई पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC। AC का मिड पॉइंट ई हो गया, ठीक है। तो देखते हैं कैसे यूज करेंगे इसको। x1 प्लस x3 बाय 2 4 हो जाएगा, y1 प्लस y3 बाय 2 मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ये दोनों को ऐड करके बाय 2 करते हैं, ये दोनों को ऐड करके बाय 2 करेंगे। सो देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर ये हो गया हमारा 4,7 इज इक्वल टू 4,7 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 बाय x1 प्लस x3 बाय 2 और साथ में y1 प्लस y3 बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। इससे हमको क्या पता चलेगा, अभी x1 प्लस x3 का वैल्यू क्या है, x1 प्लस x3 बाय 2 4 है, तो फिर हमारा x1 प्लस x3 का वैल्यू जो है ना वो आ गया 8 और साथ में y1 प्लस y3 का वैल्यू आ गया हमारा 14। ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, ओके। ये दो इक्वेशन आ गया, अभी 4 इक्वेशन हो चुका है और 2 इक्वेशन निकालेंगे। अब हम तीसरा वाला पॉइंट लेके करते हैं। F is the midpoint of AB, F is the midpoint of AB, F is the midpoint of AB। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, फिर F का कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2,9 हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2,9 इज इक्वल टू कितना होगा, x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि x1 प्लस x2 बाय 2 का वैल्यू जो है ना वो 2 हो गया, मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। सो यहां से हमको पता चला कि x1 प्लस x2 का वैल्यू हो गया 4 और साथ में y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 18, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया और ये इक्वेशन नंबर हमारा 6 हो गया। अब ये 6 इक्वेशन यूज करके हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 3 5 को ऐड कर देते हैं जहां पे सारे x है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 5, तो ऐड करोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा x1 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये मिल गया इज इक्वल टू कितना मिला, ये 2 है ये 8 है, 2 प्लस 8 प्लस 4, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 4 14, तो ये हमारा हो गया 14।
तो इसमें से हमको मिला x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 7। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन 7 और इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 1, इसमें x1 x2 x3 है। इक्वेशन 1 में देखो क्या है, x1 और x2 और x3, तो माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा x2 और x3, खाली x1 बचेगा। तो यहाँ पे 2 है, 2 माइनस होगा, किससे माइनस होगा, 7 से माइनस होगा। तो x1 का वैल्यू हो गया 5, implies x1 is equal to 5। फ्रॉम इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 3 नहीं 5 यूज करोगे तो इक्वेशन 5 में हमारा x1 है, देखो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 है। x1 का वैल्यू 5 निकल चुका है, तो x2 का वैल्यू -1 हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू -1। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 3 या फिर 1 को भी यूज कर सकते हैं। इक्वेशन 3 में देखो, 3 में क्या है, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 8, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 8, जिसमें से कि हमको x1 का वैल्यू मिल चुका है 5, तो फिर x3 का वैल्यू हो जाएगा 3। सबको पता चला x1 x2 x3 मिल गया, यस और नो। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इक्वेशन 7 माइनस 2 कर देंगे। इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 2 क्या देगा, इम्प्लाइज 7 में हमारा क्या है, अच्छा हम निकाले ही नहीं है, सॉरी, y निकालना पड़ेगा तो ऐड करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 6, वो 8 हो जाएगा। फिर 2 4 और 6, 2 4 6 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना, 6 प्लस 14, 14 प्लस 6 होता है 20, 20 प्लस 18, 20 प्लस 18 कितना होता है 38। 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 38। तो इसमें से हमको मिला y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 19, जो कि हमारा इक्वेशन 8 है। तो फिर इक्वेशन 8 से अगर इक्वेशन 1 माइनस कर देते हैं 2, इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 8 से अगर 2 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, y1 का वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा y1 का वैल्यू 6 है, तो 19 माइनस 6 13 हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 13। अब हम इक्वेशन 6 का यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 6 में अगर मैं y1 का वैल्यू डाल दूं, y1 का वैल्यू 13 डाल दूं, तो y2 का वैल्यू कितना होगा, 18 माइनस 13 5, y2 इज इक्वल टू 5। और फ्रॉम इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं, नहीं 2 भी कर सकते हो। इक्वेशन 2 में अगर हम डालते हैं, इक्वेशन 2 कहां है, यहाँ पे y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, जिसमें कि y2 का वैल्यू मिल चुका है 5, तो हमारा y3 का वैल्यू जो है ना वो 1 मिल गया। तो हमारे लिए x1 y1 मिल चुका है, x2 y2 मिल चुका है और x3 y3 मिल चुका है, तीनों मिल चुका है। तो फिर हम पॉइंट निकाल देंगे, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना मिला, x1 y1 दैट इज 5 13, b इज इक्वल टू कितना मिला, x2 y2 दैट इज -1 5, और c हमको कितना मिला, x3 y3 दैट इज 3 1। क्या सबको समझ में आया सब सवाल, लेंदी हो गया ये। इसका अगर हम शॉर्टकट करेंगे, अगर इसको जल्दी से करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, एक ट्रायंगल में ले लेता हूं, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल का नाम हमारा ABC हो गया। सपोज ट्रायंगल का नाम हमारा ABC हो गया, A B
सी, तो इसका मिड पॉइंट डी है, इसका मिड पॉइंट ई है, इसका मिड पॉइंट एफ है। ठीक है, अभी ये शॉर्टकट बता रहा हूं, है ना, अभी ये हम जो बता रहे हैं ये शॉर्टकट है, मतलब इसका यूज करके हम 5 सेकंड में ही क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का। अब ए कैसे निकलेगा, देखो ए पॉइंट कैसे निकलेगा, a इज इक्वल टू, ए का सामने कौन है, d, तो o माइनस हो जाएगा, बाकी दोनों प्लस हो जाएगा, e प्लस f माइनस d, b का सामने कौन है, e है, तो e माइनस हो जाएगा, तो d प्लस f माइनस d प्लस f माइनस c, और ऐसे ही c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c का सामने कौन है, f है, f माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर f माइनस हो जाएगा, तो d प्लस e माइनस f। सर ये समझ में नहीं आया, ये कैसे लिखे, ऐसे यूज कैसे करेंगे, समझ में नहीं आया। चलो मैं इसी क्वेश्चन में यूज करके दिखाता हूं कैसे हो रहा है। देखो इसका सामने ये, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बाकी दो प्लस हो जाएगा, दोनों का ये दोनों प्लस होगा, ये माइनस होगा। देखो क्या होता है, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, x दोनों का माइनस कर दिया, 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 1 5। देखो इसका x का वैल्यू 5 आया होना चाहिए, a का x का वैल्यू 5 हो गया, b का वैल्यू कितना होगा 9, सॉरी y का वैल्यू क्या होगा 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 होता है कितना 16, 16 माइनस 3 13, तो यू कैन सी हियर कि ये 13 हो गया, है ना, a का वैल्यू मिल गया। b माइनस 1 5 निकला है, चलो देख लेते हैं b का वैल्यू, b क्यों रहा यहाँ पे, तो इसका सामने कौन है, ये माइनस होगा, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 प्लस 9 12, 12 माइनस 5, 12 माइनस 7 5, तो माइनस 1 और 5 निकला, देख लो माइनस 1 5 निकला होगा। ऐसे ही अगर c का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो c का सामने कौन है, ये माइनस आएगा, 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 2 3, 3 प्लस 7 10, 10 माइनस 9 1, सो ये होना चाहिए कितना 3,1, तो लेट अस सी 3,1 आया है। समझ में आया शॉर्टकट कैसे हम यूज किए। चलो ऐसे ही हम शॉर्टकट निकालते हैं, क्या कोई भी पॉइंट का सॉरी ट्रायंगल का अगर 3 वर्टेक्स दे दिया है तो चौथा वर्टेक्स निकालने के लिए क्या बोल रहा हूं, एक ट्रायंगल का अगर हमारा 3 तो ये दे दिया है, साइड का मिड पॉइंट दे दिया है, तो तीनों पॉइंट जो है ना कोऑर्डिनेट्स हम आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा ये तो ट्रायंगल हो गया। अगर हमारे लिए पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम का कोई शॉर्टकट है क्या, देखते हैं। ये पैरेललोग्राम है हमारा, ये तो नहीं है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। दिस इज द पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का अगर हमारा ये 3 वर्टेक्स दे दिया है तो चौथा वर्टेक्स हम आराम से निकाल सकते हैं। ए बी सी अगर दिया है तो हमको डी का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, डी कैसे मिलेगा, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। ए हमको दे दिया है, मान लेते हैं x1, y1, बी हमको दे दिया है x2, y2 और सी हमको दे दिया है x3, y3। तो फिर डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये 1 था शॉर्टकट नंबर 1, ये शॉर्टकट नंबर 2, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का सामने कौन है, बी है, तो बी माइनस हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी, a plus c minus b, so that is how actually I can find out क्या d का कोऑर्डिनेट, मतलब एक पैरेललोग्राम
तीन तो वर्टेक्स दे दिया है, चौथा वर्टेक्स निकालने का तरीका ये है, ये शॉर्टकट है। अगर हमको पूरा निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है। देखो, 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस। अच्छा, ये पैरेललोग्राम के लिए भी काम करेगा और स्क्वायर के लिए भी काम करेगा और रेक्टेंगल के लिए भी काम करेगा, बिकॉज ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल के लिए काम करेगा, स्क्वायर के लिए काम करेगा और क्या नाम है, पैरेललोग्राम के लिए काम करेगा। ये फॉर्मूला जो है सबके लिए काम करेगा। मतलब दिस इज द फॉर्मूला फॉर, किस के लिए है, ये रेक्टेंगल के लिए है, स्क्वायर के लिए है और पैरेललोग्राम के लिए। तीन चीज के लिए फॉर्मूला है। अगर 3 वर्टेक्स दिया है तो चौथा निकाल सकते हैं। अब इसको अगर मैं करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, है ना। इसको अगर हमको करना है तो हाउ टू डू, इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम है सपोज, ठीक है। ये पैरेललोग्राम को हमको क्या करना है, देखना है कि कैसे करेंगे इसको, ठीक है। चलो, यहां पे हमको दे दिया एक पॉइंट हमारा क्या 15 -3 4 और क्या है 7 2। तो पुट कर लेते हो पॉइंट 15, ये हो गया 1,5, नेक्स्ट हो गया हमारा क्या -3, 4 और तीसरा हो गया क्या हमारा 7,2। ऐसे हमको चौथा पॉइंट दिख ही रहा है कितना होगा, लेकिन हम करेंगे कैसे। चौथा पॉइंट दिख रहा है हमको कि 1 + 7 8, 8 -3 मतलब 11, चौथा पॉइंट ये 11 होगा। 5 + 2 7, 7 - 4 3, ऐसे होगा। चलो नाम देते हैं A B C और ये पॉइंट का नाम D है। इसका कोऑर्डिनेट मेरे को पता नहीं है, लेट मी राइट इट अल्फा बीटा। अब इसको करेंगे कैसे, इसको हम करेंगे कैसे, ठीक है ना, हाउ टू डू दिस। तो इसको करने के लिए काम करता हूं मैं, ये दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है ना। ये दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर लेता हूं। यहां से एक डायगोनल आया ऐसे, ये डायगोनल और ये जो दूसरा डायगोनल यहां पे आया, ये दो डायगोनल ज्वाइन हो गए। जब ये डायगोनल दोनों ज्वाइन हो गया, एक मिनट रुको, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा शायद। No, not visible. Just a minute, huh? ठीक है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं क्या है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना, ये जो डायगोनल मिड पॉइंट है, डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, ठीक है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट हो गया, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो लिख सकते हैं अभी as P is the midpoint of AC and BD, as P is the midpoint of AC and BD, P is midpoint of AC as well as BD, AC as well as BD। Therefore P का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक बार इधर का मिड पॉइंट डालेंगे, एक बार इधर का मिड पॉइंट डालेंगे। 1 + 7/2 कॉमा 5 + 2/2 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा अल्फा -3/2
कॉमा बीटा प्लस 4/2। बस यही हो गया। अब हमको x के साथ x को इक्वेट कर लेना है। 8/2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 3/2। तो 2 क्या है, 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 11। ऐसे ही 5 प्लस 2 7/2 इज इक्वल टू बीटा प्लस 4/2। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, बीटा का वैल्यू आ गया हमारा 3। सो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना 11,3 हो गया, जो कि हम पहले से देख रखे थे कि इतना होगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया? ये सुनो, चलो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ट्रायंगल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक हो गया हमारा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे ये ट्रायंगल देख रहे हो, ये ट्रायंगल का पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहां से एक मीडियन आ गया, यहां से एक मीडियन आ गया, यहां से एक मीडियन आ गया। ये तीनों मीडियन जाके इंटरसेक्ट कर गए कहां पे? G में। तो G को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। और सेंट्रोइड निकालने का तरीका क्या होता है? x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर है क्या ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स, तो सेंट्रोइड निकलता है कैसे? x1 plus x2 plus x3/3 y1 plus y2 plus y3/3। हाउ वी गॉट? वी हैव द प्रूफ आल्सो। फिलहाल याद रखो कि x1 plus x2 plus x3 ये तीनों को ऐड कर दोगे by 3, ये तीनों को ऐड कर दोगे y का फिर by 3, तो दैट इज योर सेंट्रोइड। सेंट्रोइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। नेक्स्ट आ गया हमारा क्या? इंसेंटर। एक ट्रायंगल का इंसेंटर कौन सा होता है? अगर हम इंटरनल एंगल ले, इंटरनल एंगल, ये इंटरनल एंगल, ये इंटरनल एंगल, ये इंटरनल एंगल, इनका बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या? इंसेंटर। इंसेंटर को हम आई नाम से लिखते हैं, नाम चेंज हो सकता है, नॉर्मली आई नाम से लिखते हैं। अगर इसको सेंटर मान के हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये सर्कल जो है ना ट्रायंगल को तीनों साइड को टच करेगा, तीनों साइड को टच करके जाएगा। तो अगर हम एक तो सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल ऐसे करके जाएगा, ट्रायंगल का तीनों साइड को टच करके जाएगा सर्कल, तो वो होता है हमारा इंसेंटर। ठीक है, ऐसे टाइप का वो सर्कल बनेगा। क्लियर? इंसेंटर निकालने का तरीका क्या हो गया? मान लेते हैं a हमारा x1, y1 है। मान लेते हैं हमारा a पॉइंट जो है ना वो x1, y1 है। b पॉइंट हमारा क्या है? x2, y2। और c पॉइंट हमारा क्या है? x3, y3। सॉरी, जस्ट ए मिनट। a पॉइंट हमारा x1, y1 हो गया। सोचो, a पॉइंट हमारा x1, y1, b पॉइंट हमारा x2, y2 और c पॉइंट हमारा x3, y3। अगर ये ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स है तो फिर इसका जो इन सेंटर है निकालने का तरीका क्या हो गया? a into x1, a क्या हो गया? a is equal to bc, a is equal to bc हो जाएगा। a is equal to bc हो यार, a is equal to bc, b is equal to ca और c is equal to ab। मतलब तीनों साइड हम निकाल लेंगे, फिर ये फॉर्मूला डाल देंगे तो हमारा इंसेंटर निकल जाएगा ट्रायंगल का। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा क्या? ट्रायंगल का क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर बोलने से क्या होता है? ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बोलने से एल्टीट्यूड्स जहां पे आके मीट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑर्थोसेंटर। ओके ना? अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ऑर्थोसेंटर कौन सा होता है? जो राइट एंगल जहां पे फॉर्म होता है वही ऑर्थोसेंटर होता है। बाकी सबके लिए हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्थोसेंटर निकालने का तरीका क्या हो गया? x1 into tan a plus x2 into tan b plus x3 into tan c by tan a plus tan b plus tan c एंड ऐसे ही y के फॉर्म में निकलेगा। ये सब लर्न करने की वाला चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा क्या? सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर क्या होता है? ट्रायंगल का सर्कमसेंटर वो होता है
कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे तीनों साइड का, तो वो लोग जहाँ पे मीट करेंगे वो होता है सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर ऐसा चीज है कि अगर उसको सेंटर मानेंगे, कोई भी वर्टेक्स को लेके ज्वाइन करेंगे तो रेडियस बन जाएगा, सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स को टच करके हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कल। ये सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल और ये सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, इसका निकालने का तरीका x1 sin 2a plus x2 sin 2b plus x3 sin 3c by sin a plus sin b sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, या फिर हम निकालें सर्कम सेंटर पहले भी हम सर्कम सेंटर निकालें। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट अगर लेंगे तो ये बन गया हमारा इसका सर्कम सेंटर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो हमको जानना है, क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड, इनसेंटर, ऑर्थोसेंटर सब एक ही जगह में आता है। सेंटर, सेंट्रॉइड, इनसेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थोसेंटर भी सेम जगह में रहता है, कोइंसाइड कर लेता है, सब सेम हो जाता है। बाकी सब ट्रायंगल के अलग होता है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सब सेम होता है। For a right angle triangle, the orthocenter is the vertex where the right angle is formed, वो मैं ऑलरेडी बता दिया। For right angle triangle, circumcenter is the midpoint of this one, midpoint of the hypotenuse। और एक चीज, centroid divides the orthocenter and circumcenter in a ratio 2:1 internally। मतलब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो गया क्या, ऑर्थोसेंटर, ये आ गया हमारा सर्कम सेंटर। ये मान लेते हैं हमारा ऑर्थोसेंटर हो गया, ये ऑर्थोसेंटर हो गया और ये हमारा सर्कम सेंटर हो गया। तो ट्रायंगल जो है ना, सॉरी सेंट्रोइड जो है ना, इसको 2:1 हिस्से में डिवाइड करता है। ये हमारा सेंट्रोइड 2:1 हिस्से में डिवाइड करता है। क्या सबको समझ में आया चीजें? और ये चीजें सब जो है ना याद रखने वाला चीजें हैं, सारे का प्रूफ भी हमारा है, लेकिन याद रखना बेस्ट है। ठीक है, ये हो गया क्या, एक्स सेंटर्स जो हमारा सिलेबस में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। एक्स सेंटर्स क्या होता है, ये क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल में ड्रॉ करूं, एक अलग से बताऊं, तुमको बताने का कोशिश करूं, ये ट्रायंगल है मान लेते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है ना। ये ट्रायंगल का ये जो साइड को मैं बढ़ा देता हूं, ये साइड को मैं बढ़ा देता हूं, तो यहां पे दो एंगल मिलेगा, एक टर्म बाहर में, ये एंगल जाएगा ऐसे बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर जाएगा ऐसे, और ये एंगल का बाइसेक्टर आया ऐसे। ये तीनों जहां पे पहुंच गए, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, ये अगर ए का सामने होगा ना, अगर ये पॉइंट ए का सामने होगा तो हम उसको आई ए नाम से जानते हैं, आई ए नाम से जानते हैं। और उसका कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, उसका कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है, सीधा इन सेंटर का कोऑर्डिनेट का ए का जगह में माइनस डाल दो, ए का सामने अगर है तो ए का जगह में माइनस डाल दो, ए का जगह में माइनस आ गया। ऐसे ही बी का सामने अगर हम देखेंगे तो यहां पे भी मिलेगा। अच्छा, इसको इसका मतलब ये जो है ना सर्कल, यहाँ पे अगर हम सेंटर लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो भी तीनों लाइन को टच करेगा, लेकिन बाहर टच करेगा, सो दैट यू कैन सी हियर, है ना। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे भी बाहर टच करेगा, यहाँ पे भी बाहर टच करेगा। तो ये एक सेंटर का फॉर्मूला हो गया। ये डायरेक्टली हमारा कोर्स में नहीं है, ठीक है, बट ये लेवल का कुछ क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़ सकता है इसका। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको?